वीडियो बीच में ही कट हो गया था, टॉपिक बीच में चल रहा था। तो अब यहाँ पे देखिए कोई कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। मैं सिर्फ एक्स वाई प्लेन ले रहा हूँ, जेड आएगा तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इधर एक्स इधर वाई एक्सिस लिया। m1 पार्टिकल a पे रखा हुआ है और उसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है। m2 मास का पार्टिकल b पॉइंट पे रखा हुआ है और उसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे लाई करेंगे, c xc, yc, सेंटर ऑफ मास। तो यहां पे मैं तुम्हें सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स लिखना बता रहा हूं। इधर रेशियो तुम्हें ध्यान है m2i, इधर का रेशियो m1। तो हमें सेक्शन फॉर्मूला आता है। सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन का xc इज इक्वल टू इधर का रेशियो मास इधर का, मतलब सॉरी रेशियो इधर का कोऑर्डिनेट्स इधर के m1 x1, और इधर का रेशियो कोऑर्डिनेट्स इधर के m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आ रहा, इसको ध्यान से देखें। तो जो हम सेंटर ऑफ मास लिख रहे हैं, दरअसल उसमें आया क्या? उसमें आया कि भाई अगर आप सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, अगर आप सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, तो जो फॉर्मूला है उसको देखो, हो क्या रहा है। एक मास लो, उसको जहां पे वो रखा हुआ है उसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो। फिर दूसरा मास लो, जहां पे वो रखा हुआ है उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से उसको मल्टीप्लाई करो और ऐड करो। m1 और m1 का x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई हुआ, प्लस m2 और m2 का x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई हुआ, और नीचे टोटल मास। yc अगर देखें सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, तो ये क्या आएगा? सेम उसी तरह से m1 इंटू y1 प्लस m2 इंटू y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये भी वही आया। न्यूमरेटर क्या आ रहा है? मास इंटू उसका y कोऑर्डिनेट प्लस दूसरा मास इंटू उसका y कोऑर्डिनेट। क्लियर है ये? अपॉन टोटल मास। तो इस तरह से हम अब क्या कर सकते हैं कि सपोज करो हमारे पास n पार्टिकल सिस्टम है। मान लेते हैं हमारे पास n पार्टिकल सिस्टम है, ठीक है। तो अब हम n पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालें। n पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, सपोज करो m1 जो पार्टिकल है उसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1। दूसरा पार्टिकल m2 है, वो जहां पे रखा हुआ है उसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है। तीसरा जो पार्टिकल है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x3, y3 है। और इस तरह से हमारे पास n पार्टिकल्स हैं, और nth पार्टिकल जहां पे है उसकी जो पोजीशन है वो है उसके कोऑर्डिनेट्स है xn, y। अब सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? जैसे x आएगा वैसे ही y आएगा। अगर मान लो z एक्सिस पे इन्वॉल्व होता है, 3 डायमेंशन में पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो वो भी वैसे ही आ जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास देखो, वहां जो हमने सीखा है उसी से समझने की कोशिश करो। मास m1 इनटू उसका x कोऑर्डिनेट दैट इज x1, मास m2 इनटू उसका x कोऑर्डिनेट दैट इज x2, मास m3 इनटू उसका x कोऑर्डिनेट x3, अप टू ये सारे होते चले जाएंगे। मास अपने ही x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा और nth तक आएंगे mn इनटू nth पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट xn अपॉन
सारे मास को ऐड कर दें तो m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। ठीक है, तो अगर n पार्टिकल सिस्टम है तो उस n पार्टिकल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो क्लियरली हम ऐसे लिख ही सकते हैं, उसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। हाँ, इसको एक ऐसा नोटेशन दे सकते हैं कि भाई xc इज इक्वल टू, ये जो सारा सब कुछ है इसको लिख सकते हैं सिग्मा। तुम देखना ध्यान से, सिग्मा नोटेशन तो मैथ्स में पढ़ चुके हो। mi xi I इज इक्वल टू 1 to n अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn, यानी सिस्टम के जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सारे पार्टिकल्स के मास का सम, एंड दैट इज टोटल मास m। यहां पे कैपिटल M क्या है? यहां पे कैपिटल M है टोटल मास। ठीक है, mi क्या है? mi एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है पार्टिकल के मास का। जनरल रिप्रेजेंटेशन मतलब i इज इक्वल टू 1 तो m1 क्या है? फर्स्ट पार्टिकल का मास। i इज इक्वल टू 1 to n वेरी कर रहा है, i इज इक्वल टू 2 मतलब m2 यानी सेकेंड पार्टिकल का मास। i इज इक्वल टू 3 मतलब m3 यानी थर्ड पार्टिकल का मास। तो mi दरअसल क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ ith पार्टिकल, मास ऑफ ith पार्टिकल। ये ith पार्टिकल का मास रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है ये? और xi क्या रिप्रेजेंट करता है फिर? xi रिप्रेजेंट करता है ith पार्टिकल की पोजीशन का x कोऑर्डिनेट, है ना? xi रिप्रेजेंट करता है ith पार्टिकल की पोजीशन का x कोऑर्डिनेट। ठीक है, मतलब ith पार्टिकल, ith मतलब i बराबर 5 मतलब फिफ्थ पार्टिकल। फिफ्थ पार्टिकल का मास m5, फिफ्थ पार्टिकल का मास m5। तो जो xi है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? xi रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ith पार्टिकल है वो जहां पे रखा है उसकी जो पोजीशन है, जैसे m2 की पोजीशन ये, वैसे ith पार्टिकल की पोजीशन होगी कुछ, तो ith पार्टिकल की पोजीशन का x कोऑर्डिनेट। तो हम यहां पे लिख सकते हैं xi is x कोऑर्डिनेट ऑफ या एब्सिसा ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन ऑफ ith पार्टिकल, मैंने डायरेक्टली लिख दिया x कोऑर्डिनेट ऑफ mi, x कोऑर्डिनेट ऑफ mi। तो ये यहां पे हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि भाई ऐसे हम सेंटर ऑफ मास का को निकाल सकते हैं, n पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास को हम इस तरह से निकाल सकते हैं। सेम वही बात होगी कि yi यानी y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास yc, बिल्कुल इसी तरह से m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अप टू mn yn, और नीचे m1 प्लस m2 m3 अप टू mn। तो इसको क्लियरली लिख सकते हैं ऐसे i इज इक्वल टू 1 to n mi yi, जैसे x के लिए लिखा, अपॉन टोटल मास। कैपिटल M रिप्रेजेंट्स टोटल मास, mi लिख ही चुके हैं। yi क्या है इसमें? इसमें yi है y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ mi, ith पार्टिकल की पोजीशन का y कोऑर्डिनेट। किसी पॉइंट का सेंटर ऑफ मास जहां पे पॉइंट है वही होता है, पॉइंट यानी सारा मास एक ही जगह पे। कोई अगर पॉइंट मास है तो उसका सेंटर ऑफ मास वही होगा जहां पे वो पॉइंट मास है। किसी पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास वही होता है जहां पे वो पार्टिकल होता है। तो एक तरह से तुम चाहो तो ये भी कह सकते हो कि भाई
एक्स आई कॉमा वाई आई क्या है? एक्स आई कॉमा वाई आई दरअसल ith पार्टिकल की पोजीशन है। एक्स आई कॉमा वाई आई दरअसल ith पार्टिकल की पोजीशन है, और पार्टिकल की जो पोजीशन होती है ना, तो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास पार्टिकल पे ही होता है। तो तुम कह सकते हो कि एक्स आई वाई आई इज सेंटर ऑफ मास, तुम चाहो तो कह सकते हो सेंटर ऑफ मास ऑफ ith पार्टिकल। एक्स आई वाई आई इज सेंटर ऑफ मास ऑफ ith पार्टिकल, और तुम चाहो तो कह सकते हो कि भाई एक्स आई वाई आई इज बेसिकली पोजीशन ऑफ ith पार्टिकल, और we can say that xi comma yi is position of ith particle तो ये है फॉर्मूला। z होगा तो उसी तरह से z आ जाएगा। अब तुम देखो, इसमें मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, ठीक है? तो जैसे जो ith पार्टिकल है, और ith पार्टिकल का मतलब क्या होता है ये मैं तुम्हें समझा चुका हूं। जो ith पार्टिकल है उसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y, ठीक है? और पूरा इन पार्टिकल सिस्टम है हमारा, और जो सेंटर ऑफ मास है उसके कोऑर्डिनेट्स हम लेके चल रहे हैं xc, y। एक पार्टिकल नहीं है, n पार्टिकल्स। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ये पोजीशन वेक्टर है ith पार्टिकल का। पोजीशन वेक्टर तुम्हें अच्छे से पता है कैसे लिखा जाता है अगर कोऑर्डिनेट्स पता हो तो। और ये पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल क्या होगा? xi i कैप प्लस yi j कैप, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? xc i कैप प्लस yc j कैप। k कैप होता तो वो भी वैसे ही आ जाता। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास xc i कैप ये है हमारा सिग्मा mi xi अपॉन कैपिटल M i कैप प्लस yc j कैप। yc हमने निकाला है सिग्मा, ऊपर लिखा हुआ है सिग्मा mi yi अपॉन टोटल मास j कैप, ठीक है? अब देखो यहां पे 1 अपॉन m तो कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन m अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा सिग्मा mi xi i कैप। i कैप इज अ कांस्टेंट वेक्टर, और जैसे इंटीग्रेशन में कांस्टेंट अंदर बाहर कर सकते हैं, वैसे ही सिग्मा समेशन में भी कांस्टेंट क्वांटिटी अंदर बाहर अपनी मर्जी से कर सकते हैं। प्लस सिग्मा mi yi j कैप। अच्छा, दोनों का i 1 से n तक जा रहा है, दोनों का i 1 से n तक जा रहा है, तो दोनों सिग्मा की जगह पे हम एक सिंगल सिग्मा यूज कर सकते हैं। दो सिग्मा के यहाँ पे हम एक सिंगल सिग्मा यूज कर सकते हैं, कर लेंगे अभी। तो इसमें
RC इज इक्वल टू 1/m, और तुम्हें पता है कैपिटल M क्या है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम। सिग्मा MI XI I कैप प्लस YI J कैप। मैंने MI कॉमन ले लिया। I इज इक्वल टू 1 to n। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1 टोटल मास सिग्मा MI, और ये देखो XI कैप प्लस YJ कैप, XI कैप प्लस YI J कैप, ये क्या है? RI, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल। पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल। और पार्टिकल का जो पोजीशन होता है, किसी एक पार्टिकल की बात करें तो किसी एक पार्टिकल की जो पोजीशन होगी, जहां पे वो पार्टिकल होगा वहीं पे उसका सेंटर ऑफ मास होगा। दो पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास तो हम पढ़ चुके हैं। दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास उनको ज्वाइन करने वाली लाइन में कहीं होता है, इंटरनली डिवाइड करता है इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। पर अगर एक सिंगल पार्टिकल की बात करें तो उसका सेंटर ऑफ मास वहीं होगा जहां पे पार्टिकल होगा, यानी जो उसका पोजीशन है वही उसका सेंटर ऑफ मास है। बाकी तो सारी चीजें हमें पता है। कैपिटल M क्या था? अगर तुम ध्यान करो तो कैपिटल M था M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू M, टोटल मास। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते, सिग्मा MI I इज इक्वल टू 1 to n। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट तो हम ऑलरेडी अलग अलग निकाल ही चुके हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू 1 to n MI यानी ith पार्टिकल का मास RI, ith पार्टिकल की पोजीशन कह लो या ith पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कह लो, अपॉन m है डिनोमिनेटर में, और m को मैं ऐसे लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू 1 to n MI, सारे मासेस का सम। ठीक है। RI के लिए मैं यहां पे एक एक्सप्लेनेशन फिर से लिख देता हूं। RI is, we can say it is position vector of ith particle, or we can say that it is पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ith पार्टिकल। सिस्टम के सेंटर ऑफ मास नहीं, वो जो ith पार्टिकल है उसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ ith पार्टिकल। ठीक है, ये हो रहा है क्लियर? तो इस तरह से हम पार्टिकल सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा सा रह गया था क्योंकि बीच में वीडियो कट हो गया था। ये तो एन पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास का हमने इंडिविजुअली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट भी देख लिया और फिर सीधा सीधा पोजीशन वेक्टर भी देख लिया। वो एक पॉइंट क्या कट हो गया था, जब वीडियो कट हो गया था तो वहां पे एक पॉइंट थोड़ा सा डिस्कस करना था, दो पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास के बारे में, regarding the center of mass of two particle system। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम के बारे में हम ये थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस करेंगे। भाई दो पार्टिकल्स हैं, ये उनको ज्वाइन करने वाली लाइन मैंने पहले से बना दिया,
कोई बात नहीं, x1 y1 और ये m2 है x2 y2 और ये सेंटर ऑफ मास है, m1 से डिस्टेंस r1 है, m2 से डिस्टेंस r2, इंटरनली डिवाइड हो रहा है r1:r2 के रेशियो में। तो देखें r1 क्या आता था, जब हम m1 से डिस्टेंस लिखते हैं सेंटर ऑफ मास की, तो वो क्या आता है, वो आता है m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू टी, और r2 क्या है, r2 आएगा m2 अपॉन सॉरी m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू टी। क्लियरली देखो, अगर m2 बड़ा है m1 से, अगर m2 m1 से बड़ा है तो r1, डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम है, पर अगर m2 m1 से बड़ा है तो r1 का न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, और r1 का न्यूमरेटर बड़ा हो जाए तो r1 बड़ा हो जाएगा। तो भाई अगर m2 m1 से बड़ा है तो फिर r1 बड़ा हो जाएगा r2 से, या कह लो r2 छोटा हो जाएगा r1 से, r2 छोटा हो जाएगा r1 से। यानी अगर m2 हैवी मास है एज कंपेयर टू m1, अगर m2 हैवी मास है एज कंपेयर टू m1, तो तुम कह सकते हो कि भाई ये अगर मिड पॉइंट है तो जो सेंटर ऑफ मास होगा, m2 से सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस को हम r2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और r2 r1 से छोटा हो जाएगा, यानी सेंटर ऑफ मास की m2 से जो डिस्टेंस होगी वो कम होगी, और m1 से डिस्टेंस ज्यादा होगी। यानी जो लाइटर मास है उससे सेंटर ऑफ मास दूर होगा, और जो हैवियर मास है सेंटर ऑफ मास उसके पास होगा। हाँ, अगर ये याद रखना इस चीज को, हालांकि कोई इतनी थ्योरेटिकल बात नहीं हो तो डायरेक्टली दिख रहा है यहाँ पे। अगर m1 और m2 बराबर है, अगर m1 और m2 बराबर है तो तुम साफ साफ देख पा रहे हो दोनों के डिनोमिनेटर तो पहले ही सेम थे, न्यूमरेटर भी सेम हो जाएंगे। इस केस में r1 बराबर r2 हो जाएगा, और अगर टोटल डिस्टेंस d है तो d/2 हो जाएगा। r1 बराबर r2 हो गया, यानी सेंटर ऑफ मास कहां पे आ गया, मिड पॉइंट। सेंटर ऑफ मास इज एट मिड पॉइंट। तो अगर दो पार्टिकल्स का मास सेम है तो सेंटर ऑफ मास जो है वो मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पे लाई करेगा। इस लेक्चर में मैं इतना ही बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो पार्टिकल सिस्टम का हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा है उस पे हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, और फिर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो पार्टिकल सिस्टम हो गया, अब एक होता है कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या होता है और उसका सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।